Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR spectroscopy डिफरेंट क्लासेस की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं हम। इससे पहले हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, इनकी जो प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं, जो प्रोमिनेंट स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस आती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, इनमें होता है। आज हमने देखनी है इस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और फिर ये भी देखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट क्यों है, उसकी वजह क्या है। फिर ये है कि कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड में इसकी स्टैचिक फ्रीक्वेंसी कीटोन से ज्यादा है, तो ज्यादा क्यों है। एसिड हैलाइड्स की सबसे ज्यादा है, वो कैसे। एनहाइड्राइड्स में कहाँ पर पीक्स आएंगी, उनका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो देखें हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हैं। एक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के साथ एसिड हेलाइड्स, फिर एनहाइड्राइड की एक और पीक आती है। एक्चुअली एनहाइड्राइड में एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से दो पीक्स आती हैं। फिर एस्टर्स आ जाएंगे, एस्टर्स के बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन, एसिड्स और अमाइड्स। ये हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें एनहाइड्राइड हमने दो दफा यहाँ पर लिखा। एनहाइड्राइड के दो दफा आने की वजह, इसमें दो कार्बोनिल होते हैं, तो उनकी एक दफा स्ट्रेच सिमेट्रिक और दूसरी दफा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से दो पीक्स आती हैं। अब इसमें जो हमारे पास रेफरेंस वैल्यू है वो कीटोन्स की है। कीटोन की वैल्यू को हम रेफरेंस वैल्यू कंसिडर करते हैं, जो बेस वैल्यू है वो 1715 है। और बाकी क्लासेस को हम जो बाकी क्लासेस की बेस वैल्यूज हैं वो इसको रेफरेंस बना के डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड की इनसे ज्यादा है 1725, एस्टर्स की 1735 है, और फिर एनहाइड्राइड 1760 है बेस वैल्यू, जो कि सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से है। एसिड और दूसरी जो एनहाइड्राइड की एसिमेट्रिक की वजह से है वो 1810 पे है। ये दो पीक्स हैं। एसिड हैलाइड में 1800 के अराउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमाइड्स में कीटोन से कम होती हैं वैल्यू। कार्बोक्सिलिक एसिड में 1710 और अमाइड्स में 1675, यानी ये सबसे नीचे आते हैं अमाइड्स। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये इससे थोड़ा सा नीचे होता है, यानी उसके करीब करीब अमाइड की पीक आती है। अब एसिड हेलाइड्स में 1800 कैसे इतनी ज्यादा आ गई, एल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा क्यों है, एस्टर्स की क्यों ज्यादा है एल्डिहाइड से भी, अमाइड्स की सबसे कम क्यों है, ये बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन, तीन फैक्टर होते हैं, एक इंडक्टिव फैक्ट, एक रेजोनेंस इफेक्ट और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। अब एल्डिहाइड कीटोन में जो फैक्टर लगना है वो फैक्टर यहाँ पर जो एल्डिहाइड कीटोन में है वो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखें, जो एल्डिहाइड है और कीटोन, कीटोन तो हमारे पास रेफरेंस है 1715, एल्डिहाइड में पीक आई है 1725 पे। एक्चुअली कीटोन में कम क्यों है, कीटोन्स में कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, और वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ जाता है। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं
ये बॉन्ड की लेंथ को ज्यादा करते हैं, ये बॉन्ड को इलोंगेट करते हैं, ये बॉन्ड को वीक करते हैं। अगर ये बॉन्ड को वीक करते हैं तो फिर उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। अब एल्डिहाइड में चूंकि अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक ही अटैच होता है, यही वजह है उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सी डबल बॉन्ड ओ की वो उतनी कम नहीं होती जितनी कीटोन में हो जाती है, वो दो अल्काइल ग्रुप लगने की वजह से। तो अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्ड की लेंथ को तो ज्यादा करते हैं लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। यानी बॉन्ड एनर्जी भी कम कर देंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम कर देंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, जैसा कि कीटोन्स में कम हुई है एल्डिहाइड से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्चुअली बॉन्ड को वीक करते हैं क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड का करेक्टर जो है वो क्रिएट करवाते हैं। अब देखते हैं एस्टर्स में। एस्टर्स में एल्डिहाइड से भी ज्यादा आती है पीक, ऑलमोस्ट 1735 पे। वजह क्या है, जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स में एक और ऑक्सीजन आ जाता है कीटोन से ज्यादा। जैसे ये हमारे पास कीटोन है, और कीटोन में अगर हम अल्काइल के साथ एक और ऑक्सीजन लगा दें तो ये बन जाता है एस्टर। अब एस्टर में ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी डायपोल ज्यादा क्रिएट करवाएगा, और अगर डायपोल मूवमेंट ज्यादा क्रिएट होगा तो फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली इस ऑक्सीजन के जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगना है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसकी वजह से एस्टर्स में बॉन्ड पहले से स्ट्रांग हुआ है, डाइपोल मूवमेंट बढ़ा है, और डाइपोल मूवमेंट पोलैरिटी के बढ़ने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। अगरचे यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी है। अगर आप यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो रेजोनेंस इफेक्ट से अगरचे ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन एक और जो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ये वाला। तो जब यहाँ पर रेजोनेंस होती है तो एक एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ ही रहता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से इसका बॉन्ड वीक नहीं होता, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जो है बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, डायपोल मूवमेंट ज्यादा करती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी ज्यादा करती है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, और फोर्स कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी भी देखें उसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स हैं लेकिन डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह एनहाइड्राइड है, जो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो देखें एनहाइड्राइड जो होता है उसमें दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसी तरह ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर। यहां पर देखें दो कार्बोनिल ग्रुप हैं तो दो पीक्स आएंगी, एक आएगी सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से और दूसरी आएगी एसिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से। सिमेट्रिक वाले की आपको पता है एनर्जी कम होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो एसिमेट्रिक होता है क्योंकि उसमें डायपोल मूवमेंट ज्यादा क्रिएट होता है तो उसकी ज्यादा होती है, वो 1810 पे चले जाएगा, दो पीक्स आ जाएंगी जिससे हमें पहचान भी हो जाएगी ये एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड में पीक एस्टर से भी क्यों ज्यादा है, एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बढ़ गए हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, 3 हो गए यहाँ पर। तो मेन फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम का ज्यादा होना है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर डायपोल ज्यादा क्रिएट होगा। अब डायपोल अगर ज्यादा क्रिएट होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ फिर ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। एक तो इस वजह से वैल्यू ज्यादा हुई, और दो वैल्यू आने की वजह एक सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेच है। इसके बाद है हमारे पास एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड की ये जो एनहाइड्राइड का
एसिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, इसके करीब करीब वैल्यू आती है। अब इतनी ज्यादा वैल्यू, यानी ये जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है उसके लेफ्ट साइड पे आपको कार्बोनिल ग्रुप जो आता है वो एसिड हैलाइड्स का यानी क्लोराइड्स का ही मिलता है लेफ्ट साइड पे ज्यादा। यहाँ पर वजह क्या है, एसिड हेलाइड्स में भी दोनों फैक्टर हैं, रेजोनेंस भी है और रेजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव फैक्ट भी है। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। एक्चुअली जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, 3 के करीब है, जिसकी वजह से अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये यहाँ पर ये बॉन्ड की पोलैरिटी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये सी डबल बॉन्ड ओ की स्ट्रेंथ और इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा चेंज करवाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या यहाँ पर रेजोनेंस होती है? यस, रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पर होता है, लेकिन वो इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेट नहीं करता है। अगरचे रेजोनेंस इफेक्ट मौजूद है, लेकिन वो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स कांस्टेंट और फिर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएंगे। यही वजह है एसिड क्लोराइड स्पेक्ट्रम में इतना लेफ्ट साइड पे आते हैं। इसके बाद है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीक है वो दो तरह से अपीयर हो सकती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस फैक्ट और के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट भी आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फिर तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। यानी अगर बड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर बहुत ही यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से फिर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड को इलोंगेट करके वीक कर देती है, तो ये यहाँ पर आएगी फिर 760 पे। लेकिन अगर सोल्यूशन हो, प्योर लिक्विड हो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा और उसकी सी डबल बॉन्ड हो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1710 पे आ जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1710 पे, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करेगी, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1760 से 1710 पे आ गई, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतना वीक हो गया कि कीटोन से भी नीचे चले गया है, यानी जो हमारी रेफरेंस वैल्यू है उससे भी ये नीचे चले जाएंगे। फाइनली हमारे पास आ जाते हैं एसिड अमाइड्स। अमाइड्स में जो ग्रुप होता है हमारे पास वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा होता है। अगर आप एस्टर्स में देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आती है अमाइड्स में वो और कम आ जाती है 16, यानी कार्बोनिल ग्रुप में अगर सबसे नीचे देखा जाए तो वो सबसे राइट साइड पे देखा जाए तो वो एसिड अमाइड आते हैं। अब यहाँ पर भी तीनों फैक्टर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है क्योंकि NH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट भी है, और फिर यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी है। अब यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्यों डोमिनेट करता है? एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन एटम है ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, और लोन पेयर यहाँ देने की वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड करैक्टर क्रिएट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, जिसकी वजह से वैल्यू कम हो। तो फिर एस्टर्स में ऐसा क्यों नहीं होता, एस्टर्स में क्यों नहीं कम होती? एक्चुअली अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो वो ऑक्सीजन की ज्यादा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता।
लेकिन नाइट्रोजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकता है। तो इसका ऐसे समझें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता लगे होते हैं जब, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बॉन्ड की लेंथ और सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो NH की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके साथ O के साथ, और O के साथ जब एक अमाइड का O दूसरे के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो C डबल बॉन्ड O जो है ये और इलोंगेट हो जाएगा और ये वीक हो जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन जो कम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को और बॉन्ड की स्ट्रेंथ को वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस फैक्टर। रिजल्ट क्या निकलेगा, फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनमें C डबल बॉन्ड O की वैल्यू डिफरेंट क्यों आती है, उसके पीछे ये तीन फैक्टर हैं, एक रेजोनेंस है, दूसरा इंडक्टिव फैक्टर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी मच।